स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम बाबर इमरान, योर बायोलॉजी टीचर। आज जो है मेरा बेटा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो है मेरा बेटा आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में। तो बेसिकली लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने से पहले आपको 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है, और ये तीनों टर्म्स आपकी बुक के अंदर भी मौजूद हैं। तो आइए इनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है कॉम्प्लेक्सिटी। बेटा अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म की खसूसियत है, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये लिविंग ऑर्गेनिज़म की एक खसूसियत है। और आपको याद होगा कि हमने शुरू के लेक्चर में कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स आर कॉम्प्लेक्स एंटाइटीज़, कि लिविंग ऑर्गेनिज़म जो हैं ये क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स वजूद रखते हैं, अपनी एक अलग पहचान रखते हैं जो डिफ्रेंशिएट करती है कि ये लिविंग है और बाकी जो है वो क्या है, नॉन लिविंग है। बात समझ आई है बेटा? कि याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमेशा पाई जाएगी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सिंपल नहीं है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो पाई जाती है। अब ये जो हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका फ़ायदा क्या है मेरा बेटा? इसका फ़ायदा ये है कि ये एक जानदार को काबिल बनाती है ताकि वो क्या कर सके, अपने डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये क्या करती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को इस काबिल बनाती है कि वो अपनी बॉडी के अंदर होने वाले डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं उनको क्या कर सके, अच्छे तरीके से कैरी कर सके, उनको अच्छे तरीके से जो है वो मेंटेन कर सके। और कुछ प्रोसेस जो है ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इंसान में सोचना है, वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है वो सोचने की सलाहियत नहीं रखता। इवन के लिविंग में भी कैटेगरीज हैं कि सोचना जो है ये इंतहाई कॉम्प्लेक्सिटी है किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज़म में, और ख़ास तौर पर किस में मेरा बेटा, इंसान में। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से फंक्शनैलिटी के अंदर इजाफा होता जाएगा। तो गोया हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फंक्शनैलिटी के, क्योंकि जितना कोई ऑर्गेनिज़म कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतना जो है उसके फंक्शंस के अंदर, उनके करैक्टर्स के अंदर जो है वो क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। इसके बाद जो है बेटा, और यही करैक्टर क्या करते हैं, उसको लिविंग ऑर्गेनिज़म से अलहदा करते हैं। दूसरी जो डिफ़ाइन है, दूसरी जो टर्म है बेटा, वो है रेगुलेटरी मैकेनिज़्म। अगर मैं रेगुलेटरी मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसका मतलब होता है मेरा बेटा कंट्रोल सिस्टम। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, पैदाइश के वक्त ही नेचर ने उनकी बॉडी के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम बना दिया होता है, और ये कंट्रोल सिस्टम जो है बेटा उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बका के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कंट्रोल सिस्टम उन जानदारों की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटीग्रिटी के लिए, बका के लिए जो है वो क्या है, बहुत ज़रूरी है। मैं मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ कि जब एक छोटा सा बेबी पैदा होता है तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो ये कोशिश करते हैं कि बेबी का होम्योस्टैटिक सिस्टम जो है उसको चेंज कर दिया जाए। बेबी का जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है या साल्ट वाटर रेगुलेटरी कंट्रोल सिस्टम है, इसको क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। लेकिन जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म बेबी के अंदर बिल्टअप होता है वो इन तमाम एक्सटर्नल कंडीशंस को जो कि चेंज हो रही हैं इंसानी बॉडी में या किसी भी जानदार की बॉडी में चेंज होने से क्या करता है, रोकता है। तो गोया हम यूं कहेंगे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म होगा उसके अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज़्म पाया जाएगा, यानी कि उसके अंदर एक ख़ास कंट्रोल सिस्टम होगा
और ये जो कंट्रोल सिस्टम होगा ये उसके अंदर बिल्ट इन होगा। बिल्ट इन का मतलब क्या बेटा, कि पैदाइश के वक्त से ही मौजूद होना। ये नहीं है कि इन्वायरमेंट को देखते हुए वो सीखेगा, नहीं, बल्कि रेगुलेटरी मैकेनिज़्म वो पैदाइश से पहले ही उसकी बॉडी के अंदर नेचर जो है वो क्या करेगी, डाल देगी, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, वो अपने इन्वायरमेंट को जो है वो स्टेबल कर पाएगा। इसके बाद तीसरी डिफाइन है जिसे हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं ज़रा समझिएगा। एक टर्म और होती है जिसे नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट का। ये बुक के ऊपर नोट कर लीजिएगा बेटा कि प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। पहले मैं आपको प्रोटोप्लास्ट समझाता हूँ। अगर मैं बात करूँ किसी सेल की, ठीक है, अगर वो सेल हो एनिमल सेल का, तो एनिमल सेल की आउटर कवरिंग क्या होती है, एनिमल सेल की आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, क्या कह रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन इट collectively called protoplast, not protoplasm, called protoplast। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया जाए तो अंदर क्या रह जाएगा, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर जो कुछ मौजूद है इसे हम नाम क्या देते हैं, इसे हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। आसान अल्फाज में ये कहूँ मैं मेरा बेटा, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन इट collectively called प्रोटोप्लास्ट। समझ आया बेटा, collectively called प्रोटोप्लास्ट। अच्छा जी, अब हम अपने लेवल्स जो है वो शुरू करते हैं। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहला लेवल आता है वो आता है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटम क्या होता है, एटम किसे कहते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी एलिमेंट का जो उस एलिमेंट की खसूसियात को बरकरार रखता है। रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एटम को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। और एटम की एग्जांपल जो है मैंने कुछ दी हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे क्या कहलाएंगे, एटम कहलाएंगे। इसके बाद है बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल। जहाँ पे वर्ड सब आ जाए, सब कहते हैं छोटे को। अब एटम के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो बेसिकली एटम को बनाते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। Particles that make up an atom are called subatomic particles। और subatomic particles की एग्जांपल में आपने क्या याद रखनी है, आपने याद रखनी है बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, all these are subatomic particles। याद रखिएगा इनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर रहे होते हैं, ये जो है एक्सटर्नल शेल्स में, एटम के शेल्स में जो है ये क्या कर रहे होते हैं बेटा, ये जो है घूम रहे होते हैं। समझे? और इलेक्ट्रॉन्स ही एटम की वैलेंसी को शो करते हैं। वो हमारा आज का लेक्चर नहीं है। अब इन दो डिफाइंस को आपने समझ लिया कि एटम क्या होते हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। जो भी लिविंग थिंग्स हैं और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यहाँ पे लिविंग जो है और नॉन लिविंग के अंदर सेम कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ यूनिट्स। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के लेवल पर हम जो है लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि सेम एटम जो है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं, यही सेम एटम जो है मेरा बेटा नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी मौजूद हैं, पाए जाते हैं।
इसलिए हम क्या कहेंगे, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसके बाद दूसरे लेवल की तरफ चलते हैं, जिसे हम नाम क्या देते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल का। बेटा ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आइसोलेट फॉर्म में नहीं पाए जाते, अकेले अकेले नहीं रह सकते। हाँ, इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो अकेले रह सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे नोबल गैसेज हैं बेटा, नोबल गैसेज जो हैं, तकरीबन सारी नोबल गैसेज ऐसी हैं जो अकेले अकेले रहती हैं। बात समझ आई है? अब सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि एटम जो हैं या ये एलिमेंट्स जो हैं ये अलहदा अलहदा क्यों नहीं पाए जा सकते। क्वेश्चन तो बन गया ना कि एलिमेंट्स अलहदा अलहदा क्यों नहीं पाए जा सकते, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके मेरा बेटा पीछे ज़रा रीज़न को ज़रा समझिएगा कि एलिमेंट्स इसलिए अलहदा अलहदा नहीं पाए जा सकते क्योंकि हर एलिमेंट की एक ख्वाहिश है, हर एलिमेंट की एक ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है कि उसके आखिरी शेल को जो है वो पूरा होना चाहिए। आखिरी शेल को क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। ये हर एलिमेंट की क्या है मेरा बेटा, एक ख्वाहिश है। और ज़्यादातर एलिमेंट्स की ख्वाहिश है कि इनके आखिरी शेल में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर आप इसको पढ़ चुके हो कि इसे हम ऑक्टेट रूल का नाम देते हैं। बात समझ आ रही है बेटा कि ज़्यादातर एलिमेंट की क्या ख्वाहिश है कि उनके आखिरी शेल में कितना होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाँ, हाइड्रोजन ऐसा है जिसकी ख्वाहिश है कि उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो होने चाहिए। हाइड्रोजन ऐसा है जिसकी ख्वाहिश है कि उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेरा बेटा अब आप कुछ बच्चे जो है उनके माइंड में आ जाता है कि सर हीलियम जो है, हीलियम के भी तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटा हीलियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद हैं, यानी हीलियम का जो शेल है वो ऑलरेडी मुकम्मल है, इसलिए इसके पास तो ख्वाहिश है ही नहीं। बात समझ नहीं आई? हीलियम के पास, इसलिए हीलियम तो किस में आ गई, नोबल गैसेस में। और नोबल गैसेस में रिएक्शन करने की सलाहियत होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके शेल्स क्या हैं, पूरे हैं। इसके लिए जो है मेरा बेटा एटम्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं ताकि क्या बना सकें, ताकि मॉलिक्यूल बना सकें। और यही मॉलिक्यूल जो है क्या बनाते हैं, कंपाउंड। और कंपाउंड जो है वो क्या करते हैं मेरा बेटा, कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चरल रोल में, ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनेलीज और सेल्स की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते थे, जिन्हें हमने नाम दिया था बायो एलिमेंट्स का। ये जो बायो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, याद रखिएगा कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जिन बॉन्डिंग के ज़रिए से उन्हें हम नाम देते हैं आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। Ionic bond is a bond which is formed by the complete transfer of electron. Covalent bond is a bond which is formed by sharing of electrons. याद रखिएगा। और इनके जुड़ने से जो स्टेबल स्ट्रक्चर बनती है, उस स्टेबल स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं, मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। ये जो स्टेबल स्ट्रक्चर बनी है उन्हें हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल का। अब सवाल पैदा हुआ कि वाई मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, कि मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, मॉलिक्यूल जो हैं बेटा क्यों बनते हैं। तवज्जो से सुनिएगा, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जितना कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स होगी उतना उसके अंदर फंक्शंस ज़्यादा होंगे। मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ ना बेटा कि कॉम्प्लेक्सिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फंक्शनैलिटी। एलिमेंट सिंपल थे, मिले मॉलिक्यूल बने। अब मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स हैं, ये मज़ीद कॉम्प्लेक्स होकर ऑर्गेनेली बनाएंगे, ऑर्गेनेली मज़ीद कॉम्प्लेक्स होकर क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। ये सारा काम कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं मेरा बेटा ताकि ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनकी अरेंजमेंट जो है वो क्या कर सके,
ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रेट वेराइटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो पैदा कर सके। अब टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में हमने सबसे पहले देखना है कि इसके पीछे बेसेस के हैं। अगर बेस है मॉलिक्यूलर वेट, कि मैं मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर रहा हूँ किसकी बेस पर बेटा, उनके वेट की बेस पर, तो फिर दो टाइप्स हैं। एक को नाम देता हूँ माइक्रो मॉलिक्यूल का और एक को नाम देता हूँ मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो थोड़ा होता है। मॉलिक्यूल्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और एग्जांपल में क्या याद रखोगे बेटा, वाटर है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे बेटा, स्टार्चेज हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो कहलाते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन की बेस पर हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। बेस क्या बना रहे हैं बेटा, कि उनमें CH बॉन्ड मौजूद है कि नहीं है। जिनमें CH बॉन्ड मौजूद होगा, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठी मौजूद होगी, उन्हें हम नाम देंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। और जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठी मौजूद नहीं होगी, उन्हें हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स containing both carbon and hydrogen together are called organic molecules, and the molecules which do not contain carbon and hydrogen together are called inorganic molecules. ऑर्गेनिक में क्या आ सकते हैं बेटा, ग्लूकोज हैं, फैटी एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। इनऑर्गेनिक में वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे क्या कहलाएंगे बेटा, इनऑर्गेनिक कहलाएंगे। अगर मैं मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट्स की बात करूं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं, तो पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और कैल्शियम है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं ये क्या करते हैं, ये जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मोस्ट अबंडेंटली पाए जाते हैं। और अगर मैं ये बात करूं कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं वो कौन कौन से हैं, ग्लूकोज हैं, फैटी एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ग्लाइसरोल्स हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा जो है अगर मैं न्यूक्लियोटाइड्स की बात करूं तो फिर इनमें तीन आती हैं, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP, ठीक है मेरा बेटा, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और इन तमाम चीज़ों को जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है बेटा, ये जो थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं और इनके जुड़ने से लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो फॉर्मेशन होती है। थैंक यू सो मच बेटा। बाकी जो है इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे।